हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका आइकन ऑफ केमिस्ट्री खान सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोगों को याद है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम क्या है बेटा, पॉलीमर। और इस चैप्टर के अंदर बेटा मैं आपको पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, पॉलीमर का वर्गीकरण पढ़ा चुका हूं। आज बेटा हम क्या करेंगे, जो योगात्मक बहुलीकरण है यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो योगात्मक बहुलीकरण है उसका बहुत ज्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक रहेगा योगात्मक बहुलीकरण का, किसका भाई, योगात्मक बहुलीकरण का विस्तृत अध्ययन। योगात्मक बहुलीकरण का बहुत ज्यादा डिटेल में हम अध्ययन करने वाले हैं। अरे यस की नो, ठीक, यानी ऐसे बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एडिशन, इसका मतलब एडिशन है बेटा, पॉलीमराइजेशन, समझ गए ना, एडिशन पॉलीमराइजेशन शॉर्ट में लिखा मैंने, स्टडी ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इन डिटेल। बहुत ज्यादा डिटेल में हम योगात्मक बहुलीकरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलकों का जब मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया था तो उस वर्गीकरण में मैंने आपको योगात्मक बहुलीकरण की परिभाषा बताई थी। क्या योगात्मक बहुलीकरण की वो परिभाषा तुम्हारे याद है क्या? अगर याद है तो बेटा आप यस बोलो, अगर आपको याद है तो आप यस बोलो और फिर मुझे योगात्मक बहुलीकरण की वो परिभाषा भी बताओ। हाँ सर, आपने क्या पूछा हमसे कि योगात्मक बहुलीकरण की परिभाषा बतानी क्या, तो बता देंगे सर। आपने बड़े ही प्यार से बताया था हमें उस दिन कि योगात्मक बहुलीकरण में क्या होता है कि जो मोनोमर है सर वो आपस में जुड़ते हैं, लेकिन मोनोमर के आपस में जुड़ने के दौरान कोई साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे बहुलकों को हम योगात्मक बहुलक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। तो सर आपने हमसे यही तो पूछा है कि भाई योगात्मक बहुलीकरण किसे कहते हैं, तो सर मैं बता रहा हूं ना आपको। आपने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि वे बहुलक जिनमें एकलक आपस में मिलकर एक बहुत बड़े विशालकाय अणु का निर्माण करते हैं, परंतु सह उत्पाद के रूप में कोई सरल अणु बाहर नहीं निकलता है, ऐसे बहुलक को योगात्मक बहुलक कहते हैं और उस प्रक्रिया को योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। सर हमें याद है वो डेफिनेशन। और आपने ये भी बताया था कि योगात्मक बहुलीकरण में जो एकलक काम में लेते हैं उनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। और सर आपने ये भी बताया था कि योगात्मक बहुलीकरण को श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहा जाता है। और सर आपने ये भी बताया था कि योगात्मक बहुलक का अणुभार उसके एकलकों के अणुभार के बराबर होता है, क्योंकि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता है। और आपने एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, पॉलीप्रोपीन हो गया, यानी ऐसे बहुलक जिनके नाम के आगे पॉली शब्द आता है। और आपने और भी एग्जाम्पल बताए थे, ब्यूना एस रबड़ हो गया, ब्यूना एन रबड़ हो गया। तो सर आपने जो योगात्मक बहुलीकरण हमें बताया था वो सारा का सारा हमें याद है। आप तो आगे स्टार्ट करो सर। हाँ बेटा, तो लो भाई
आगे स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि मैंने अभी तक जितना आप लोगों को पढ़ाया है वो आपके मुँह जुबानी याद है। तो आज का टॉपिक हमें स्टार्ट कर रहे हैं और वो है बेटा योगात्मक बहुलीकरण का विस्तृत अध्ययन, स्टडी ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले योगात्मक बहुलीकरण की डेफिनेशन आपने बता दी। तो देखिए बेटा, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो योगात्मक बहुलीकरण है, जो योगात्मक बहुलीकरण है वो बेटा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा मुक्त मूलक। क्या होता है भाई? मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। दूसरा होता है बेटा धनायनिक। क्या होता है भाई? धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण। और तीसरा होता है बेटा ऋणायनिक। क्या होता है भाई? ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। अरे यस कि नो? तो बड़ा मैंने क्या बताया कि जो योगात्मक बहुलीकरण है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, बोले तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक। दूसरा होता है बेटा धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। और तीसरा होता है बेटा ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक। अब आप सभी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है, ये धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है, और ये ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है। तो सुनिएगा बेटा, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है? ऐसा योगात्मक बहुलीकरण जो मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का समझते हो, क्रिया विधि। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है, तो आप जवाब दोगे ऐसा योगात्मक बहुलीकरण जो मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है, उसे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। अरे यस कि नो? अगर बेटा आपसे कोई पूछे कि धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण किसे कहते हैं, तो ऐसा योगात्मक बहुलीकरण जो धनायनिक क्रिया विधि द्वारा, बोले तो कैटायनिक मैकेनिज्म जो धनायनिक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है, उसे धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। अगर बेटा आपसे कोई पूछे कि ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण किसे कहते हैं, तो आपका जवाब रहेगा ऐसा योगात्मक बहुलीकरण जो ऋणायनिक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है, यानी कि एनायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है, उसे हम ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। यानी कुल मिला के बेटा हमें योगात्मक बहुलीकरण की 3 प्रकार की क्रिया विधि पढ़नी है। एक तो हम पढ़ेंगे योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक क्रिया विधि, एक हम पढ़ेंगे बेटा योगात्मक बहुलीकरण की धनायनिक क्रिया विधि, और एक बेटा हम पढ़ेंगे योगात्मक बहुलीकरण की ऋणायनिक क्रिया विधि। क्योंकि अगर योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रिया विधि से होगा तो उसे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण कहेंगे, और यदि योगात्मक बहुलीकरण धनायनिक क्रिया विधि से होगा तो उसे धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण कहेंगे, और यदि योगात्मक बहुलीकरण
ऋणायनिक क्रियाविधि से होगा तो उसे ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण कहेंगे। यानी कुल मिला के ये बात है बेटा, हमें योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि पढ़नी है। और बेटा योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बेटा मुक्त मूलक क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे? मुक्त मूलक क्रियाविधि। अरे कोई दिक्कत है क्या? एक बेटा हम पढ़ेंगे धनायनिक क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे भाई? धनायनिक क्रियाविधि। और एक बेटा हम पढ़ेंगे ऋणायनिक क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे भाई? ऋणायनिक क्रियाविधि। ठीक है बेटा? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा बताना बेटा, योगात्मक बहुलीकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो आप जवाब दोगे कि योगात्मक बहुलीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा होता है धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण और तीसरा होता है ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण वो होता है जो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण वो होता है जो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण वो होता है जो धनायनिक क्रियाविधि द्वारा होता है। और ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण वो होता है जो ऋणायनिक क्रियाविधि द्वारा होता है। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इनके एक खास और बता देता हूँ, एक खास बात और बता देता हूँ मैं। जो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण है इसमें श्रृंखला में वृद्धि करने वाली स्पीशीज, क्योंकि आपने पढ़ा है योगात्मक बहुलीकरण को श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण कहते हैं। योगात्मक बहुलीकरण को श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण कहते हैं। इसलिए बेटा मैं बता रहा हूं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में श्रृंखला में वृद्धि करने वाली स्पीशीज, श्रृंखला में वृद्धि करने वाली स्पीशीज पता बेटा क्या होगी? वो होगी मुक्त मूलक। क्या होगी भाई? मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक को अपन क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। जनरली हम इसको किससे लिख देते हैं? आर डॉट से। किससे लिख देते हैं बेटा? आर डॉट से। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात भी बेटा आप याद कर लो कि मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में श्रृंखला वृद्धि स्पीशीज क्या होती है? मुक्त मूलक। यानी मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में जो मुक्त मूलक होगा वो श्रृंखला में वृद्धि करेगा। दूसरा जो धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण है इसमें श्रृंखला वृद्धि स्पीशीज, इसमें श्रृंखला वृद्धि स्पीशीज पता क्या होगी बेटा? कार्बोकैटायन। क्या होगा? धनायन कार्बोकैटायन आर प्लस। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण होगा उसमें जो धनायन बनेगा वो श्रृंखला में क्या करेगा बेटा? वृद्धि करेगा। ठीक है? ऐसे बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि जो ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण है उसमें श्रृंखला वृद्धि स्पीशीज क्या होगी? श्रृंखला वृद्धि स्पीशीज क्या होगी? तो बेटा आपका जवाब रहेगा इसमें श्रृंखला वृद्धि स्पीशीज रहेगी कार्ब एनाइन या कार्ब रेनाइन, जिसको आप किससे लिखोगे? आर माइनस से। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आप तो दिमाग में ये सेट कर लो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में श्रृंखला को बढ़ाने वाली स्पीशीज रेडिकल है। धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण में श्रृंखला को बढ़ाने वाली स्पीशीज कार्बोकैटायन है। और ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण में श्रृंखला को बढ़ाने वाली स्पीशीज कार्ब रेनाइन यानी कार्ब एनाइन है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से एकलक का मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण होगा, कौन से एकलक का धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण होगा और कौन से एकलक का ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण होगा? तो बिल्कुल भी बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो इधर तो मैं वो एकलक लिखूंगा जिनका फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है ना बेटा? फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा।
और बेटा यहां पर मैं वो एकलक लिखूंगा जिनका कैटाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। और बेटा इधर मैं वो एकलक लिखूंगा जिनका एनाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस एकलक का मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण होगा, इस एकलक का धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण होगा और इस एकलक का ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? पहली बात तो योगात्मक बहुलीकरण ऐसे एकलकों का होता है जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। और उनमें बेटा एक स्पेशल बात मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज तो आप याद कर लो, एथीन का और एथीन एकलक ही है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन का हमेशा फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, यानी एथीन का हमेशा मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण होगा। अरे यस की नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अब दूसरी बात ये कि सर कौन से एकलकों का धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण होगा? तो इसके लिए बेटा आप ऐसे याद कर लो, ऐसे एकलक, कैसे एकलक भाई? ऐसे एकलक जिनमें विनाइल सिस्टम को बेटा हम कैसे लिखते हैं? CH डबल बॉन्ड CH2, यही होता है बेटा विनाइल सिस्टम। तो ऐसे एकलक जिनमें विनाइल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ हो, या हम ऐसे कहते हैं कि कोई ऐसा समूह जुड़ा है जिसका क्या है बेटा? प्लस आई इफेक्ट। जिसका क्या है बेटा? प्लस आई इफेक्ट। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एकलकों का योगात्मक बहुलीकरण धनायनिक क्रियाविधि द्वारा होगा। ऐसे एकलक जिनमें वाइनिल समूह से इलेक्ट्रॉन दाता समूह है या प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो, उनका योगात्मक बहुलीकरण धनायनिक क्रियाविधि द्वारा होगा। उन एकलकों का जो बहुलीकरण होगा वो धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइल सिस्टम है ना, इससे मैंने क्या जोड़ दिया? CH3, क्योंकि CH3 का क्या होता है बेटा? प्लस आई इफेक्ट होता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? इसको आप क्या बोलोगे? प्रोपीन। तो अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि भाई प्रोपीन का योगात्मक बहुलीकरण किस क्रियाविधि द्वारा होगा, तो आपका जवाब रहेगा धनायनिक क्रियाविधि द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विनाइल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन दाता समूह या प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा है। एक एग्जाम्पल और, इसका दूसरा एग्जाम्पल बेटा से मैं लिख दिया C डबल बॉन्ड CH2। ये भी क्या है? विनाइल सिस्टम है। ये भी क्या है? विनाइल सिस्टम है। और इस विनाइल सिस्टम से मैंने दो क्या जोड़ दिए? CH3। इसका भी क्या? प्लस आई इफेक्ट। ऊपर भी क्या जोड़ दिया? CH3। इसका भी क्या? प्लस आई इफेक्ट। इसका भी क्या बेटा? प्लस आई इफेक्ट। और इसका भी क्या बेटा? प्लस आई इफेक्ट। इसको बोलते हो आप आइसोब्यूटाइलिन। क्या बोलते हो बेटा आप? इसको मैं लिख देता हूं इसका नाम है बेटा आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन क्या भाई? आइसोब्यूटाइलिन।
ठीक है बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोब्यूटाइलिन का बहुलीकरण किस क्रियाविधि द्वारा होगा, तो धनायनिक क्रियाविधि द्वारा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विनाइल सिस्टम से 2 इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो एक तो आप याद कर लो कि एथीन का योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होगा, और ऐसे एकलक जिसमें वाइनल समूह से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े उनका योगात्मक बहुलीकरण धनायनिक क्रियाविधि द्वारा होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर कौन से एकलकों का ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण होगा, या फिर कौन से एकलकों का जो योगात्मक बहुलीकरण है वो ऋणायनिक क्रियाविधि द्वारा होगा। तो इसके लिए भी सिंपल सा फंडा बेटा, ऐसे एकलक जिसमें विनाइल सिस्टम से, ये होता है बेटा विनाइल सिस्टम, ऐसे एकलक जिसमें विनाइल सिस्टम से या वाइनिल समूह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, बोले तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो, या फिर कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जिसका क्या हो बेटा माइनस आई इफेक्ट हो, जिसका क्या हो बेटा माइनस आई इफेक्ट हो, तो उनका जो बहुलीकरण होगा बेटा वो ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण होगा। कोई दिक्कत है क्या? चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बेटा वाइनिल समूह है। इस वाइनिल समूह से मैंने क्या जोड़ दिया CN साइनाइड, इसको आप बोलते हो एक्रिलो नाइट्राइल। AN का मतलब क्या है एक्रिलो नाइट्राइल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक्रिलो नाइट्राइल का योगात्मक बहुलीकरण है किस क्रियाविधि द्वारा होगा, तो आपका जवाब रहेगा ऋणायनिक क्रियाविधि द्वारा होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें विनाइल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा है। ये जो साइनाइड होता है ना बेटा, ये जो साइनाइड होता है ना बेटा, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक, इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, CH डबल बॉन्ड CH2 और विनाइल सिस्टम से आपने क्या जोड़ दिया Cl। इसका आप सब नाम जानते हो Vc, Vc बोले तो वाइनिल क्लोराइड। क्या भाई? वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड में भी विनाइल सिस्टम से कौन जुड़ा है क्लोरीन, और इसका क्या बेटा माइनस आई इफेक्ट। क्या भाई? माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, और इसका भी क्या बेटा साइनाइड का भी क्या माइनस आई इफेक्ट है। तो अगर किसी एकलक में विनाइल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो तो उसका योगात्मक बहुलीकरण ऋणायनिक क्रियाविधि के द्वारा होगा। अगर कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसका क्या बेटा है? अपवाद है। ठीक है, वो अपवाद है बेटा स्टाइरिन। अपवाद क्या है बेटा? स्टाइरिन। बताओ स्टाइरिन में क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH2 और विनाइल सिस्टम से या वाइनिल समूह से क्या जुड़ता है C6H5। ये जो फेनिल समूह होता है ना बेटा, इस फेनिल समूह का क्या होता है माइनस आई इफेक्ट होता है। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? तो स्टाइरिन में वाइनिल समूह से फेनिल समूह जुड़ता है जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इसका योगात्मक बहुलीकरण है, बताओ किस क्रियाविधि द्वारा होना चाहिए? ऋणायनिक क्रियाविधि द्वारा। लेकिन बेटा इसका योगात्मक बहुलीकरण याद कर लेना कैटायनिक मैकेनिज्म, धनायनिक क्रियाविधि के द्वारा होगा, धनायनिक क्रियाविधि के द्वारा होगा। क्योंकि मैं आपको जब आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये बात आपको याद कर लेनी है कि स्टाइरिन का योगात्मक बहुलीकरण धनायनिक क्रियाविधि द्वारा होता है। स्टाइरिन का योगात्मक बहुलीकरण धनायनिक क्रियाविधि द्वारा होता है। तो ठीक है बेटा, तो आज तो बेटा मैंने योगात्मक बहुलीकरण 3 प्रकार से होता है ये बात बताई है कि मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण, ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। ऐसा बहुलीकरण जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण होता है। ऐसा बहुलीकरण जो कैटायनिक मैकेनिज्म से होता है धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण होता है। और ऐसा बहुलीकरण जो ऋणायनिक मैकेनिज्म से होता है, एनायनिक मैकेनिज्म से होता है, वो ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण होता है। और कौन से एकलकों का कौन सा बहुलीकरण होगा ये मैंने आपको बता दिया कि एथीन का आप याद कर लो, एथीन का योगात्मक बहुलीकरण है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होगा, जबकि अगर विनाइल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है तो उनका बहुलीकरण धनायनिक क्रियाविधि के द्वारा होगा। और यदि विनाइल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा है तो उसका जो
योगात्मक बहुलीकरण है वो ऋणायनिक क्रिया विधि के द्वारा होगा। एक इसका अपवाद है, याद करना, स्टायरीन का जो योगात्मक बहुलीकरण है वो धनायनिक क्रिया विधि के द्वारा होता है। तो शायद आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आई है तो मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उनका आप मेरे को जवाब दो। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि स्टायरीन का योगात्मक बहुलीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होगा? ठीक है बेटा। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है एक्रिलोनाइट्राइल का योगात्मक बहुलीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होगा? फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि आइसोब्यूटाइलिन का योगात्मक बहुलीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होगा? और फिर मेरा चौथा क्वेश्चन है कि एथीन का योगात्मक बहुलीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होगा? तो बताओ बेटा, इन क्वेश्चन के आंसर दो। हाँ सर, ये लो मैं आ गया। आपने कितने क्वेश्चन पूछे थे? 4। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि स्टायरीन का योगात्मक बहुलीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होगा? तो सर ये तो अपवाद है, अभी अभी आपने बताया है कि स्टायरीन का जो योगात्मक बहुलीकरण है वो तो धनायनिक क्रिया विधि के द्वारा होगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक्रिलोनाइट्राइल का योगात्मक बहुलीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होगा? तो सारे एक्रिलोनाइट्राइल में वाइनिल समूह से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है, इसीलिए एक्रिलोनाइट्राइल का योगात्मक बहुलीकरण ऋणायनिक क्रिया विधि द्वारा होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका था कि आइसोब्यूटाइलिन का योगात्मक बहुलीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होगा? तो सर आइसोब्यूटाइलिन का योगात्मक बहुलीकरण धनायनिक क्रिया विधि द्वारा होगा, क्योंकि इसमें वाइनिल समूह से 2 इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हैं CH3। और फिर चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही झंडूसा कर दिया आपने कि एथीन का योगात्मक बहुलीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होगा? तो मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।